चलो। तो कल हम लोगों ने एक छोटी मोटी बातें कर ली हुई थी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है। और आपके सामने ये वाला टॉपिक लिखा हुआ है और इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट किताब से लाइनों को हमने नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है ना। तो किताब से थोड़ा सा लाइनों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये वाले ग्राफ की। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ग्राफ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये ग्राफ क्या है, कैसे इनका पता लगाया जाता है, ये क्या है और ये क्या है, और क्या क्या कंक्लूज़न है इस ग्राफ का। एंड दस फाइनल हम लोग जो है लाइट रिएक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलो। तो सबसे पहली चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं और धीरे धीरे अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यू वुड कोर्स आंसर। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है वही चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि लोकेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल में आपकी क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड एंड देन क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट। ये सब आप लोगों को पहले पढ़ाया, देख लीजिएगा क्या है प्लास्टिड। तो बेसिकली ये सभी प्लास्टिड में ही हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मेसोफिल सेल्स, देन प्लास्टिड, देन क्लोरोफिल, देन ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ओके। तो ग्रेना में थैलेकोइड। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि कई दफ़े इस तरीके से अरेंजमेंट में रख देगा और आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए कि सबसे बड़ी यूनिट लीफ होती है, उससे छोटी यूनिट मेसोफिल सेल होती है, फिर उससे छोटी यूनिट अगर आपको सामने बनाता है तो वो बनाता है प्लास्टिड, एंड प्लास्टिड के बाद तब जाकर के वो बनाता है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के बाद तब जाकर के वो बनाता है ग्रेना, एंड तब वो जाकर के बनाता है थाइलेकोइड, एंड तब जाके वो बनाता है स्ट्रोमा। तो इस पाथवे को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये पाथवे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पाथवे जो है अक्सर आपसे मान लो पूछ लेगा तो सिंपली आप बीट कर जाओगे या फिर दिक्कत कर जाएगी आपके लिए। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसी तरह से पाथवे को याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस का ये पाथवे आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है। चलो आगे तरफ चलते हैं। वैसे इतना सिंपल सवाल पूछ ले तो आप रुकोगे नहीं, आप तोड़ के चले जाओगे। चलो खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं, आपके टॉपिक को पढ़ते चलते हैं। तो इतनी बात सबको दिमाग में है, लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा, ग्रेना, लाइट रिएक्शन ग्रेना, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। ये बात सपने में आप याद कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको भूलना नहीं चाहिए बस कभी। You would be course answer in the green leaf in chloroplast based on your either earlier in chapter number 8. You are definitely right. Photosynthesis does takes place in green leaves plant, but it does so also in other green plant parts of the plant. कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कई अदर भी प्लांट्स देखे हैं जिसके अंदर लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस वगैरह के अंदर, उनके अंदर जो प्लांट की स्टेम वगैरह होती हैं वो लीफ का नेचर शो कर देती हैं। तो मॉडिफिकेशन, और कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनके आप स्टेम को देखते हो वो ग्रीन होते हैं। यस, विच पार्ट आर प्लांट ग्रीन, वो बेसिकली ज़्यादातर मामले में वो फोटोसिंथेसिस आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, केवल आप ये मत समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एल्गी में तो लीफ नहीं पाई जाती ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ जिम्मेदार नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ओनली मेसोफिल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ओनली मेसोफिल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नो। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इन द लीफ मेसोफिल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। ओके, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, क्योंकि एल्गी में अलग चीज़ है आपका, ब्रायोफाइटा में अलग चीज़ है आपका, हर किसी के अंदर अलग चीज़ है आपका। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मेसोफिल सेल्स ओनली कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ना, क्योंकि स्टेम के अंदर नहीं पाई जाती है मेसोफिल सेल्स, तो आपके लिए दिक्कत कर जाएगी। इसीलिए लीफ कंटेन मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ पे यू विड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, usually the chloroplast aligning themselves along with walls of mesophyll cells. Look at this, is a mesophyll cells and इसके वॉल के किनारे की तरफ
आपकी मेसोफिल सेल्स होती हैं, such that get optimum quantity of incident light. What do you think? The blah 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 and blah 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 and blah 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 and blah blah blah. देखो यहाँ पे बातें कुछ अलग सी लिखी गई हैं जो थोड़ी सी समझाने वाली बात है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपकी लीफ होती है वो बेसिक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बेसिकली कई अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलता है। कभी ऐसा मिल सकता है, कभी ऐसा मिल सकता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा मिल सकता है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये समझना है आपको। देखो जब लाइट जो है हमारे प्लांट के ऊपर पड़ती है तो आपको मैं बता दूं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में नहीं आता है। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सनलाइट डायरेक्टली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अगर सनलाइट डायरेक्टली क्लोरोफिल कांटेक्ट में आ गया या पड़ गया तो क्लोरोफिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इस बात को बहुत ही बेशक ध्यान में रखना है कि जब आपके प्लांट पे लाइट गिरती है तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं वो इस अलाइनमेंट में जाकर के स्थिर हो जाते हैं कि डायरेक्ट जो लाइट है वो उनके ऊपर ना पड़े, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। मतलब कि डायरेक्टली वो लाइट के कांटेक्ट में सीधे नहीं आने चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एक अरेंजमेंट में चले जाते हैं जिससे कि जो लाइट है वो इनको क्रॉस करके बीच बीच से निकल जाती है, डायरेक्टली इनके ऊपर क्लोरोफिल के ऊपर वो लाइट नहीं पड़ती है। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर जो आपकी क्लोरोप्लास्ट होती है वो एक सही अरेंजमेंट में होती है जिससे कि लाइट जो है उस क्लोरोप्लास्ट को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल वीडियो भी बनाया है, बट आपके यहाँ पे 2 ही लाइन है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने काम भर की चीज़ों को पढ़ेंगे। अदरवाइज़ 10 चीज़ों को जानने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं इसीलिए आपको मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को बहुत मन था मेरा, बट ठीक है, डिटेल में पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको अभी 1 महीने इसी को पढ़ाता रहूँ, क्योंकि 1 महीने का तो टाइम हमारे पास इस चैप्टर के लिए नहीं है। तो हम लोग इसको काम की बातें करके केवल और केवल फिनिश करेंगे, जहाँ पे आपको सारे लाइन समझ में आने लगे, आप अपने से उसको ऑपरेट करने लगे। और जहाँ पे आपको लगे नोट करने वाले पॉइंट्स बताए, कुछ एक्स्ट्रा बताए, उसको आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको किताब को रिवाइज करते वक्त काफ़ी ज़्यादा काम देगा। ठीक है, तो इस बात को पहले ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जब लाइट आपकी डायरेक्टली अगर हमारे किसी भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर अगर डायरेक्टली कोर पोर्शन पे पड़ गई तो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी इतनी खतरनाक, उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। कभी भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर डायरेक्टली लाइट नहीं आती है और उसी लीफ के अंदर कई और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड होते हैं, कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो उस लाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड देन उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र करते हैं हमारे कोर मॉलिक्यूल के पास में, एक के बाद एक। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक होती हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं जो डायरेक्टली लाइट को लेते हैं। तो कोर मॉलिक्यूल जो होता है वो डायरेक्टली लाइट को नहीं ले सकता है क्योंकि उसकी क्षमता कमज़ोर है थोड़ी सी। जो एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं लाइक कैरोटिनॉइड एंड अदर, वो सभी जो है डायरेक्टली लाइट को लेते हैं और उसके बाद बेसिकली जो है हमारे कोर सेंटर या फिर क्लोरोफिल वगैरह को जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू वुड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर नंबर 8। विद इन अ क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लैमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर आपका स्ट्रोमा, मतलब जो स्ट्रोमा का पूरा जो एरिया होता है। देयर इज़ क्लियर डिवीजन ऑफ लेवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। आप सिंपली देख करके क्लोरोप्लास्ट को बता सकते हो कि कौन सा ग्रेना है और कौन सा स्ट्रोमा है। तो अगर आप नहीं देखे हुए हो तो सेल का चैप्टर खोलोगे, आपको वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर मेंशन पीछे किया है क्या? नीचे किया था ना? अच्छा सॉरी, नीचे है, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। ओके, लुक एट दिस। ये आपका क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। जैसा कि मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। और उसके बाद में
आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस है या फिर ऑटोनॉमस है या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट है। बताओ भाई, क्लोरोप्लास्ट किस तरह का ऑर्गेनेल्स है, बताओ, कौन बताएगा? चलो बताओ, रिवीजन देखते हैं क्या किए हो कि नहीं तुम लोग। सेमी ऑटोनॉमस, चलो सही है। वाई, क्यों ऐसा होता है, क्यों इसको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, बताओ जरा। हम्म, अच्छा। तो खुद का डीएनए तो ऑटोनॉमस होता है। आ ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ है इसके पास में? ना आंसी क्या गलत है, आउन डीएनए आंसी का ना, आउन डीएनए, नॉट न्यूक्लियस। ऐसे कैसे मेजर गलतियां करोगे तुम? आउन डीएनए, ठीक है, उसके पास में अपना डीएनए है, न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस तो एक ही है ना यार सेल के अंदर, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस कैसे होगा? नहीं, उस वे न्यूक्लियस एक ही होता है। देखो तुम लिटिल बिट कंफ्यूज हो, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। बात ऐसा है, इसको सेमी ऑटोनॉमस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसके पास खुद का डीएनए होता है, ये कोई भी फंक्शन खुद ऑपरेट करने में कैपेबल है। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि इसके पास में अपना डीएनए है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ये इसकी हो गई ऑटोनॉमिक क्वालिटी। अच्छा, ये इसकी ऑटोनॉमिक क्वालिटी हो गई। एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियस कोडेड प्रोटीन एक्सेप्टर। साथ में न्यूक्लियस जो इसको आदेश देगा ये उसको भी करेगी। तो न्यूक्लियस के भी डीएनए को ये एक्सेप्ट करती है, उसके प्रोटीन को एक्सेप्ट करती है, और अपने भी डीएनए और प्रोटीन को एक्सेप्ट करती है, मतलब दोनों के फंक्शंस को मानती है। इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। जो भी ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास में अपना डीएनए है, वो जो है बेसिकली सेमी ऑटोनॉमस कंडीशंस को अगर शो करते हैं तो मतलब वो डीएनए के बेसिस और न्यूक्लियस के बेसिस पे भी काम करेंगे। जो न्यूक्लियस उनसे कहेगा उसकी भी आज्ञा मानेंगे, और खुद से भी कुछ ना कुछ अपना फंक्शन करते रहेंगे। जैसे हर बार उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए डीएनए की आदेश की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? बट मेनी टाइम्स ये आदेश होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अगर ये खुद से कुछ बनाते हैं तो वो ऑटोनॉमिक क्वालिटी है, बट अगर ये किसी दूसरे पे भी, दूसरे का भी आदेश लेना पसंद करते हैं, दिस इज अ सेमी ऑटोनॉमिक क्वालिटीज़ है। कि मतलब ये दोनों तरफ से अपना काम कर सकते हैं। न्यूक्लियस भी इनको आदेश दे करके काम करा सकता है और ये खुद भी काम करने में कैपेबल होते हैं। सो इट्स अ सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनल। चलो, ये सब चीज़ें भूलनी कभी नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ें रहती हैं, और इसीलिए सेल ऑर्गेनल सबसे पहले पढ़ाया जाता है। और काफ़ी चीज़ें, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, मैंने वहाँ पे उसी टाइम पे क्लास के अंदर बताया हुआ था, काफ़ी कुछ बता दिया गया था उसी टाइम पे, और सिंपली ढंग से बता दिया जाता है कि आप इतने, आपका दिमाग रहता है नीट वाले बच्चों का कि उसी समय अगर मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि जो, तो ये जो ग्रीन कलर के जो पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्टोमा लैमली है, जिनसे ये आपस में जुड़े होते हैं। बाकी ये हमारे जो हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। और आउटर जो आपका पूरा का पूरा जो ल्यूमेन होता है वो बेसिकली हमारा
खाली जगह जो पूरी की पूरी होती है वो हमारा स्ट्रोमा होता है। राइबोसोम्स इनके पास में होते हैं, यस ये अपनी प्रोटीन बना सकते हैं क्योंकि इनके पास में राइबोसोम भी है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं भाई, होंगे ही होंगे, पूरा काम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वाला स्टोरेज वगैरह का है, तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिलने वाले हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स मिलने वाली है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक सिंगल वाले को हम लोग उठा करके बोल दीजिए भाई ये हमारा थैलेक्वाइड्स हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो टू सिंथेसिस एटीपी एंड एनएडीपीएच। सबसे पहले जो आपका ग्रेना होता है वो क्या काम करता है कि वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी को लेता है एंड ऑल्सो भी सिंथेसिस एटीपी बनाता है और एनएडीपीएच बनाता है। तो दो चीज़ स्पेशली बनाया, एक फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया उसने एटीपी एंड द सेकेंड वन इज एनएडीपीएच इन स्ट्रोमा। अब उसके बाद क्या हुआ, इन स्ट्रोमा ग्रेना की रिएक्शन ख़त्म, अब किसकी बात करता है, स्ट्रोमा की बात करता है। स्ट्रोमा मतलब जो ये आउटर पूरा खाली जगह है उसकी बात कर रहा है। कहता है इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। जो स्ट्रोमा होती है मैंने कहा था कि वहीं पे हमारी क्या चलती है, डार्क रिएक्शन चलती है, और डार्क रिएक्शन के चलने से क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है। तो मेन स्टार्च आपका कहाँ बना, डार्क रिएक्शन में बना, और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही थी, स्ट्रोमा में हो रही थी। अमीशा समझ में आ रहा है आपको, अमीशा जवाब दीजिए, अमीशा आप जवाब दीजिए, अमीशा समझ में आ रहा है आपको। ओके चलो ठीक, चलिए तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन होती है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है स्ट्रोमा में, बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। आगे कहते हैं द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। जो लाइट कराती है, जो ग्रेना में होती है, जो लाइट कराती है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, फोटोकेमिकल रिएक्शन को ही हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस होती हैं, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। और लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। मतलब जो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बाद की जो साइकिल होती है, बट पहले इस लाइन समझिए, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है पूरी तरह से लाइट के ऊपर, उसमें और भी चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। मेनली जो प्रोडक्ट होता है वो कौन बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। बट यहाँ पे लाइट जो है वो बगैर लाइट के वो प्रोसेस संभव नहीं है, इसलिए लाइट डिपेंडेंट होती है। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो लाइट डिपेंडेंट बनता है, ठीक है ना। इस बात को इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लाइट नहीं बना रही है, मतलब वो ऐसा नहीं कि एटीपी जो आपकी है वो लाइट का फॉर्म में बन रही है, ऐसा नहीं है। बस उसको बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है आपका हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन। तो वो बेसिकली क्या है, वो आपका वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है। तो वाटर बट डिपेंड किसके ऊपर है, डिपेंड आपका है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सॉरी डिपेंड किसके ऊपर है, लाइट के ऊपर। टू डिस्टिंग्विश द लैटर they are called by convention as dark reaction carbon dioxide reactions, however this should be blah 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 blah। अब कहते हैं बाकी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इट्स अ टोटली डिपेंडेंट अपॉन एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। और ये जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे डार्कनेस में होते हैं, और ये हमारे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस नहीं होते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। तो डार्क रिएक्शन को हम लोग कार्बन रिएक्शंस भी कहते हैं, जहाँ पे आपके 3 स्टेप मैंने आपको बताया था, है ना। कार्बन का फिक्सेशन, कार्बन का रिडक्शन, कार्बन का रीजनरेशन, ये सब मैंने आपको बता दिया था, जिसके बारे में आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो ये एक छोटा सा इंटरव्यू था आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसको शायद आपने सेल के चैप्टर में भी आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, पर सेल वाला जब चैप्टर आपके किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा
तो ज़रूर वहाँ पे आपके सामने फोटोसिंथेसिस मेंशन ज़रूर किया होगा और वहाँ पे इतनी बातें आपको ज़रूर बताई होंगी। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ों पे। अच्छी चीज़ कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमें 3 ग्राफ पढ़ने हैं। सिंपली वे में कहूँ तो ये 3 ग्राफों में कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई है, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये ग्राफ उनके लिए है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ा हुआ है या जो एक्सपेरिमेंट को नहीं जानते हैं। बाकी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं वो इस ग्राफ को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ था क्लैडोफोरा वाला, पिछला एक्सपेरिमेंट था क्लैडोफोरा का था, और उसके अंदर क्लैडोफोरा के अंदर आपको एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक चीज़ सामने निकल करके आई कि ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, जहाँ जहाँ जिस लोकेशंस पे ब्लू लाइट एंड रेड लाइट मौजूद है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट इज़ टू हाई, जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब कि प्लांट रिलीज मोर ऑक्सीजन, मोर फोटोसिंथेसिस मोर ऑक्सीजन इवॉल्व, ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो, एंड ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल उस पोजीशन में होना कंपलसरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर या मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल्स या मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्योंकि जब आपको मैं एल्गी पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने ये बात आपको बताई थी कि देयर आर डिफरेंट एल्गी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, एंड एवरी एल्गी कंटेन अ डिफरेंट पिगमेंट। ठीक है, मतलब हर एक एल्गी के पास में अपना एक अलग अलग वो क्या बोलते हैं उसको, पिगमेंट है, अलग अलग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी हैं, बट एक यूनिवर्सल मॉलिक्यूल पाया जाता है क्लोरोफिल का, इट इज क्लोरोफिल ए। और ये जो हमारा क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए यूनिवर्सली जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सबके अंदर हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। तो जाहिर तौर पे जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके थ्रू हो रही है, क्लोरोफिल ए के थ्रू हो रही है। जो रिएक्शन सेंटर बन रहा है वो क्लोरोफिल ए के थ्रू बन रहा है। तो जाहिर तौर पे जो लाइट एब्जॉर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के ऊपर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बट हमें अदर पिगमेंट से उतना मतलब नहीं है। हमें ध्यान ये रखना है कि क्लोरोफिल ए जो रिस्पॉन्सिबल है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, फोटो रिएक्शंस को चलाने के लिए, लाइट रिएक्शंस को चलाने के लिए, वो मॉलिक्यूल किस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है, पहले मेरी बात सुन लो फिर मैं ग्राफ को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो ए होता है वो 2 वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करने में एबल होता है। एक आपका होता है 700 वेवलेंथ की लाइट को, 700 नैनोमीटर को, ब्लू लाइट को, और एक आपका रेड लाइट को। ये करते हैं 2 लाइट बेसिकली करते हैं, और दोनों की वेवलेंथ आपकी अलग अलग के आसपास में होती है। ज़्यादातर जो देखा गया वो 700 और 650 के बीच में ही इनकी वेवलेंथ को कैप्चर किया गया क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। बाकी ये ब्लू लाइट को भी ये एब्जॉर्व करते हैं, जो इसकी वेवलेंथ अपनी अलग टाइप की होती है, वो ग्राफ में आपको अलग देखने को मिल रहा है। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को जब देखते हैं तो इसकी पीक हमें 2 जगह अपीयर होती है और सेम अमाउंट में अपीयर होती है, कोई इतनी बहुत गिरी हुई नहीं होती है कि एक बार बहुत हाई चला गया एक बार लो चला गया। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में 2 जगह आपको पीक देखने को मिलता है, एक नंबर 1 एंड नंबर 2, और ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट लाइट्स कंडीशंस के अंदर बताए गए हैं, मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रम के अंदर बताए गए हैं। जैसे मान लो ये आपको बता दिया भाई ये ब्लू लाइट का है और ये आपका रेड लाइट का कंडीशंस है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है पीक। बट जैसा कि मैंने कहा कि क्लैडोफोरा जो थे वो 2 ही लाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे थे, एक ब्लू लाइट वाले स्पेक्ट्रम में और एक आपके रेड लाइट वाले स्पेक्ट्रम में। सबको एक्सपेरिमेंट याद है ना, क्लियरली समझ रहे हो ना? नहीं याद है तो मैं एक बार फिर बता दूंगा, हमेशा बताना, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछना आप, ठीक है? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे पूछेंगे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे तो मैंने ये कहा कि ये वाला जो पीक है, मान लो ये ब्लू लाइट की पीक है, ये वाली पीक मान लो रेड लाइट की पीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ तो एक्सप्लेन की हुई थी, यहाँ मैंने आपसे यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी कि ब्लू लाइट एंड द रेड लाइट, ये यही वो रीजन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है वो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा गैसेस बाहर निकलेंगी, ऑक्सीजन। और जाहिर तौर पे जहाँ जहाँ आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ग्राफ हाई होगा
वहाँ वहाँ ऑक्सीजन रिलीज का भी ग्राफ आपको हाई ही दिखेगा मेरे भाई। लुक एट दिस, अगर आप सेम ग्राफ को कंपेयर करा लीजिए और मैं यहीं पे आपको नीचे क्लोरोफिल का ग्राफ बना दूं, तो आप लुक एट दिस, ग्राफ कुछ ऐसा ही बन रहा है। अगर आप देखिए तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों ग्राफ को कंपेयर कराओ, चाहे वो आप क्लोरोफिल ग्राफ को कंपेयर कराओ या फिर ऑक्सीजन रिलीज ग्राफ को कंपेयर कराओ, दोनों आपके सेम ही आए। बीच में ये ग्राफ घट गया क्योंकि बीच का जो पिगमेंट था या बीच का जो लाइट था वो ना तो रेड था ना तो ब्लू था, इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो घट गया, बिकॉज फोटोसिंथेटिक रेट भी क्या हो गया, घट गया। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो ही टाइप के वेवलेंथ को बहुत अच्छा कैप्चर करता है। एक है आपका 680 और एक है आपका 700। बाकी ब्लू लाइट के कंडीशंस में वो आपके डिफरेंट वेवलेंथ को आपके कैप्चर करता है, बट फोटोसिंथेसिस में हम उसका रोल नहीं बताते। तो हम बस बोल देते हैं कि यार चलो ठीक है वो काम करता है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे हम एक बात को बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में आपको दो पीक देखने को मिल रही हैं और ये दो पीक दोनों डिफरेंट वेवलेंथ की हैं और दोनों पीक आपको ये शो कर रही हैं कि इस कंडीशंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आपका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए के रिस्पेक्ट में आपका ग्राफ इस तरह से बनता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो मोस्ट एबंडेंट अगर आपको कोई देखने को मिलता है तो वो मिलता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। बाकी और भी क्लोरोफिल हैं, जैसे जेंथोफिल है, क्लोरोफिल है, फ्यूकोजेंथिन, बहुत सारे और भी पिगमेंट हैं, बट हर किसी में ये अलग अलग होते हैं, पिगमेंट बनाते हैं, कलर देते हैं उनकी बॉडी को। बट अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज कंपल्सरी इन द ग्रीन प्लांट्स लाइक एल्गी टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। मतलब हर किसी फ्लावरिंग प्लांट्स या हो या छोटा प्लांट हो, हर किसी में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कंपल्सरी होता है। अब लुक एट दिस, ये ग्राफ भी आपको सेम चीज़ ही शो करेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का आपको डायग्राम बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, और साथ में दिखा रहा है कि लाइट एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है। लाइट एब्जॉर्प्शन अगर आप देखें तो ग्राफ में दो ही जगह हो रही है, एक इस टाइम पे हो रही है, ठीक है, और एक आपकी इस टाइम पे हो रही है। मतलब कि एक आपको 400 नैनोमीटर जो ब्लू लाइट के आसपास में है वहाँ पे आपको लाइट एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रही है, और एक आपको 700 टू 650 के आसपास वाले जगह पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही, एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रही। तो लुक एट दिस, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों के पीक पे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेड लाइट जो है वो आपकी मैक्सिमम लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। दोनों का सेम टू सेम होता है ब्लू लाइट और रेड लाइट का, तो कोई इतना बहुत खास अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो यही निकला कि भाई साहब जब हमने ग्राफ को कंपेयर कराया सभी ग्राफों से, चाहे फिर वो ब्लू लाइट हो या फिर कैरोटीनॉइड हो, हमें जो है ग्राफ सभी कंडीशंस में अलग निकल करके आया, और मैच किया तो किया किसके साथ में किया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ में किया। सारे ग्राफ, चाहे फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करने वाले ग्राफ हों या फिर वो हमारे लाइट एब्जॉर्बिंग ग्राफ हों, सारे ग्राफ जो हैं वो लाइट रिएक्शन वाले ग्राफ, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वाले ग्राफ के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बैठते हैं, जिसके कारण हम ये ईजिली कह सकते हैं कि भाई क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट्स अ मोर अबंडेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल या कोर मॉलिक्यूल, जो भी आप बोल सकिए। सभी को ये बात समझ में आई, ये तीनों ग्राफों की बात समझ में आई आप सभी को, थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की, अभी पूरी आएगी। बताओ समझ में आई सभी को ये चीज़? मैंने समराइज़ किया हुआ है, बाकी डिटेल में बता दूंगा। मतलब यही आपकी किताब में इतना ही है, किताब में तो इतना ही है यार, ठीक है। बाकी हाँ, अब आपको समझना है कि ये कैसे किया एक्सपेरिमेंट, तो वो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलिए 1 मिनट रुके रहिए। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ कुछ चीज़। अब आपकी किताब में कुछ चीज़ यूज़ किया है जो आपको थोड़ा मोड़ा तंग करेगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है क्रोमेटोग्राफी, इज़ अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, वो किसी भी, जब कई चीज़ हमारे पास में होते हैं, कई चीज़ हमारे पास होते हैं, लाइक अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें कई पिगमेंट अगर हमारे पास में है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि
कौन सा पिगमेंट, कितने टाइप के पिगमेंट इसके अंदर हैं। अगर हमें मान लो कि अगर हमें वो दे दिया गया, एक सॉल्यूशन दे दिया गया पिगमेंट का या लीफ का, लीफ के पिगमेंट का एक सॉल्यूशन दे दिया गया, तो हमें नहीं पता है कि भाई उस सॉल्यूशंस के अंदर क्या मौजूद है। अब देखिए बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी है, बात मैंने बहुत बड़ी बोल दी भाई। मान लो आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया है इस तरीके से, एक मिनट रुके रहे, मान लो आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया है। आज आदित्य नहीं आए ना, ये लड़का 9 बजे करता क्या है, ये डांट खाएगा मेरे हाथ से, सॉरी मेरे मुंह से खाएगा, हाथ से तो लात खाया जाता है, डांट नहीं। पर लात तो पैर से खाया जाता है, कंटाप खाया जाता है। चलो चलो मैं थोड़ा सा जो है एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। 9:35 हो गए यार, हैं टाइम का पता ही नहीं चला यार, 9:35 हो गए। अभी 9:36 ही हो रहे हैं, बहुत अच्छे। क्लासेस 9 बजे से ही स्टार्ट हुई थी ना, तब ठीक। मैं कह रहा हूँ टाइम पता ही नहीं चला, मैं सोचा 10 हो गए। चलो आज भी काफ़ी काम है, काम बड़ा पड़ा है। चलो एक मिनट मैं थोड़ा सा एक डायग्राम खोल लेता हूँ ताकि बनाने में थोड़ा सिंपल रहे। अब ओके लुक एट दिस। अच्छा छोड़ो यार, मैं दूसरे का डायग्राम देख के बनाऊँगा तो फिर दिक्कत करेगा, अपना डायग्राम बनाता हूँ। चलिए हम लोग थोड़ा सा पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा हुआ पेपर क्रोमेटोग्राफी, थोड़ा सा हमें बताओ कमेंट करके। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा है कभी? हाँ बहुत कम पता है। ओके पढ़े नहीं हो, ठीक है। और बच्चे, अमीशा आप पढ़ी हुई हैं? जब बच्चों को ये पढ़ाया नहीं गया है तो एनसीईआरटी भी ना कभी कभी बहुत महान से काम कर देती है, अमेजिंग से काम करती है, बहुत महान से काम करती है। ओके चलो हम लोग थोड़ा सा पहले लैब देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी का। ये मेरे में से उड़ते हुए चैट नहीं आता मेरे लैपटॉप में, जो है मेरा लैपटॉप बहुत छोटा है जो है, तो अभी मैंने लैपटॉप ऐसे बगल में खोल लिया है, वो ज़्यादा सही रहता। ओके लुक एट दिस, अब बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, देखिए इधर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा तभी एनसीईआरटी है। चलो देखो क्रोमेटोग्राफी जो है, अगर हम मोटी मोटी बात करें, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे इसके अंदर, सही बताऊं तो मुझे भी कम आती है मतलब सारी क्रोमेटोग्राफी नहीं आती है, कुछ कुछ आती है क्रोमेटोग्राफी। हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रैक्टिकल किया है इसके बारे में। पेपर वाला तो कराया जाता है, बेसिकली आपको ग्रेजुएशन में कराया जाता है। ओके क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखो क्या होता है कि इसमें सेपरेशन किया जाता है। अगर आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया गया है, सॉल्यूशन दे दिया गया है, एंड आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है। लुकेट, अगर मैंने मान लो लीफ से कोई पिगमेंट्स का पूरा सॉल्यूशन निकाला,
पिगमेंट सॉल्यूशन निकाला और तुम्हें दे दिया और तुमसे कहा भाई तुम पता लगाओ कि इस सॉल्यूशंस के अंदर इस सॉल्यूशंस के अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए, या इस सॉल्यूशंस के अंदर कितने टाइप के पिगमेंट हैं, हाउ मैनी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सिंगल सॉल्यूशन, आपको बोल देगा। अब आप बड़े कंफ्यूजन में यार कि भाई धागे होते तो हम एक एक करके निकाल लेते कलर वाइज, बट अभी यार ये पिगमेंट कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, शायद जो पेपर होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर अलग आता है, एक पेपर होता है वॉटमैन पेपर, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री लैब में इसको देखा होगा, कुछ इसी तरह से होता है वो भी पेपर देखने में, ठीक है, वॉटमैन पेपर जैसा ही होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप इस पर कोई भी ये थोड़ा सा पोरस होता है, पोरस समझ रहे हो, कॉटन जैसा, कॉटन समझ रहे हो ना, कॉटन में क्या होता है कि अगर कपड़े में एक जगह पे पानी की बूंद पड़ती है तो वो पूरे जगह पे क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये जो पेपर होता है ना, इसका भी नेचर कुछ यही तरह होता है, इस पे कोई भी मॉलिक्यूल जो है ना बहुत तेजी के साथ में मूव करता है ऐसे ऐसे आगे की तरफ, और हर एक मॉलिक्यूल का लिख के ले लो, हर एक मॉलिक्यूल का जो आरएफ वैल्यू होता है वो आप देखो सर क्या बोल रहे हैं सर, आरएफ वैल्यू ये क्या है सर, हर एक मॉलिक्यूल का जो आरएफ वैल्यू है वो क्या होता है, अलग होता है। अब भाई आपको यही आरएफ वैल्यू जो है क्रोमेटोग्राफी में निकालनी होती है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया जाता है इसका, कि आप इसकी आरएफ वैल्यू क्या कर सके, निकाल सके, और उस आरएफ वैल्यू को नोट करके रखें। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब समझो जरा सा, हम लोग क्या करते हैं, एक जार लेते हैं और एक जार में एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो यूनिवर्सल नेचर का होता है, या एक ऐसा सॉल्यूशन बना लेते हैं जो यूनिवर्सल नेचर का होता है, और उस पूरे सॉल्यूशंस को हम लोग इसके अंदर भर देते हैं, एक जार के अंदर, ठीक है। सिंपली वे मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना, मैंने कई साल पहले, आई थिंक बता रहा हूँ मैं तुम्हें कितने साल पहले मैंने इसको किया था, 2014 आई थिंक हो गए होंगे यार, 7-8 साल पहले, तो दिमाग से। फिर उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही कम पढ़ने में आया, फिर उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ये सभी ज़्यादा पढ़ने में आया है, तो ये वाला तो बहुत ही कम आया। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना मुझे याद है। और हम लोग लेते थे एक पेपर, क्या लेते थे, एक पेपर ले लेते थे, वही स्पेशल टाइप वाला पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला, और उसमें क्या करते थे, ऐसे एक लाइन खींच लेते थे, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लेते थे, ध्यान से देखना मेरी बात, ऐसे एक लाइन खींच लेते थे हल्का सा पेंसिल से एकदम, और उसी लाइन के रो में एकदम इक्वल रो में, एकदम ना आगे ना पीछे, ध्यान रखना, हम एक आती थी कैपिलरी ट्यूब, क्या आती है, कैपिलरी ट्यूब आती है। कैपिलरी का मतलब क्या होता है, बाल, ऐसा कैपिलरी मीन केशिका, ऐसा केशिका मीन्स बाल, बाल के बराबर उसका पोर होता है, छेद होता है। हम उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या करते थे, इस सॉल्यूशंस को भर लेते थे। अब कहो सर वो कैसे भरते हैं सर, भैया ये प्रैक्टिकल में ही सिखाया जाता है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप मत भरो, आप सीधे बस इतना ध्यान रखो कि कैपिलरी ट्यूब को आप भूल जाओ, क्योंकि ये मुझे बताना पड़ेगा, तो इसको भूल जाओ, इसकी प्रोसीजर को बस आप ध्यान में रखो। हमको हमारे गुरुजी ने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन कौन से सॉल्यूशन हैं, क्या ये इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कैसे पता लगाना है, यही बताना है हमको। तो गुरुजी ने हमसे कह दिया भाई इसके अंदर 6 है, एक वैल्यू बता के चले गए, क्या बता के चले गए, 6 है, और एक वैल्यू बता के वो क्या हुए वहाँ से निकल लिए।
हमने क्या किया कि इसके एक एक ड्रॉप को लिया, इस वाले सॉल्यूशन से एक एक ड्रॉप को लिया और यहां पे उसको गिरा दिया इस लाइन के सीध में। ध्यान रखना, इस लाइन के सीध में हमने सभी को एक इक्वल लेंथ पे रख दिया, सारे ड्रॉप को क्या कर दिया, एक इक्वल लेंथ पे रख दिया। और इक्वल लेंथ के रखने के बाद हमने इस पूरे पेपर को इस जार के अंदर सॉल्यूशन में डाल दिया। अब देखो मजा, हमने इस पूरे चीज को क्या कर दिया, जार के अंदर डाल दिया पूरे पेपर को। अब ये जो पेपर है ना मेरे भाई, अब इस पेपर के अंदर जो आपका सॉल्यूशन है, मैं इसको चाहूं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर सकता हूं, ठीक है। लुक एट दिस, एक मिनट, मैं ऐसे कर दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। अब यहां पे समझो पहले मेरी बात, जैसे ही हमने इसको पेपर को इस सॉल्यूशन में डाला, ये मॉलिक्यूल्स यहां से रन करना शुरू कर गया और हर एक मॉलिक्यूल जो है जैसे जैसे रन कर रहा था वो अपना कलर दे रहा था। कहने का मतलब ये था कि हमने भले सॉल्यूशन डाला हो, लेकिन अगर वो ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जैसे जैसे वो रन करेगा वो अलग अलग पिगमेंट देता हुआ चला जाएगा। अब आप यहां पे क्या करेंगे, आपको पास में, चूंकि आपके गुरुजी ने आपको सॉल्यूशन दिया इसलिए आप कई ढेर सारे नहीं डालेंगे, आप एक ही डाल लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, एक ही ड्रॉप पूरा डाल देंगे। तो अलग अलग इसी में ए बी सी डी ई एफ है, वो अलग अलग डिस्टेंस पे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अलग अलग डिस्टेंस पे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अलग अलग हैं और हर किसी का डिस्टेंस क्या होगा, मूव करने का अलग अलग होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए हर मॉलिक्यूल अलग अलग डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगा। जिससे हम इजीली इस बात को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस सॉल्यूशन में जो हमारे गुरुजी ने दिया था उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के आपके मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। क्या ये आपको कुछ समझ में आया? क्या ये आपको कुछ समझ में आया? हल्का फुल्का समझ में आया? ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे ही बताया गया है आपको। इसमें क्रोमेटोग्राफी, अच्छा कम आया, चलो ठीक है। चलो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। चलिए देखो इधर, चलो देखो। अरे बाकी बच्चे मैसेज क्यों डिलीट कर लेते हैं भाई? मैसेज मत डिलीट किया करो, जो मन में आए बेधड़क बोल दिया करो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि सबसे पहले आपको एक पेपर दे दिया जाता है, ये एक स्टेप है। एक जार लिया जाता है, उसमें एक कॉमन सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो कुछ कई डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, ये कॉमन सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, अभी मैं इसका कंटेंट आपको नहीं बता पाऊंगा कि किस चीज़ का ये सॉल्यूशन होता है, बट ये सॉल्यूशन बनाया जाता है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन टाइप का होता है। ये जार के अंदर हम इसको ऐसे रखे रहते हैं। अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सर ने हमको एक सॉल्यूशन दिया, कहा कि तुम्हें, पहली बात तो पहले सोचो कि हमसे क्या पूछा गया। हमारे सर ने हमको एक सॉल्यूशन दे दिया थोड़ा सा, और बोला तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने टाइप के पिगमेंट मौजूद हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इसमें कितने टाइप के मौजूद हैं। अब इसमें लाल, हरे, पीले सब सॉल्यूशन पूरा मिक्स होगा इसके अंदर। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? बट
मिक्स होने के कारण हमें पता नहीं लग पाएगा कि इस जो हमारे सर ने हमको दिया हुआ है पूरा एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर बेसिकली हैं कितने पिगमेंट। तो हम लोग इसी के लिए एक पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है वो अलग होती है। हर एक मॉलिक्यूल के जो मूव करने का या रन करने का या फिर स्प्रेड होने का, अगर मैं आपके कपड़े पे पानी गिरा दूं कॉटन पे तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है, बट वही अगर मैं ऑयल गिरा दूं तो वो उतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा जितनी तेज़ी से आपका पानी फैलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक मॉलिक्यूल का साइज़, हर एक मॉलिक्यूल का जो शेप है, जो मोमेंट की जो क्वालिटी है, वो अलग अलग नेचर की होती है। तो जाहिर तौर पे वो डिस्टेंस भी अलग अलग ट्रेवल करेगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? इन्होंने क्या किया कि जब इस पूरे सॉल्यूशंस को इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे डाल दिया, ठीक है, ऐसे पूरे डिप करके उसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया, थोड़ा सा गीला कर दिया। उसके बाद इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को ये लेकर के आ गए, इस जार के अंदर ला करके इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को रख दिया पूरा का पूरा, और कुछ टाइम तक इसको ऐसे छोड़ दिया भाई, ढक करके इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया कुछ टाइम तक। यहाँ तक भरा हुआ था ये पूरा बीकर यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, लुक एट दिस। और जहाँ तक ये भरा हुआ था उसका डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। कितना था? 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनना मेरी बात, जहाँ तक ये सॉल्यूशन भरा हुआ था ये जार का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जार से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं, जैसे अलग अलग कलर हमें अपीयर हुए, अलग अलग कलर, मॉलिक्यूल नहीं अपीयर हुए, अलग अलग कलर अपीयर हुए। अब अलग अलग कलर क्या अपीयर हुए, कैसे अपीयर हुए वो देखिए। जैसे यहां से कुछ मॉलिक्यूल आपको दिखे इनको, कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे गया और यहां पे आ गया, ये ऑरेंज कलर का था। कुछ मॉलिक्यूल और निकला, वो थोड़ी दूर और गया, ये ग्रीन कलर का था। कुछ मॉलिक्यूल और निकला, ये रेड कलर का था। कुछ मॉलिक्यूल और निकला, ये यहाँ पे आया, ये आपका ब्लू कलर का था। मतलब इनको तकरीबन इस सॉल्यूशन के अंदर 3-4 मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स देखने को मिले इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें डाले रहने के बाद में क्या कंक्लूजन निकला, हर एक मॉलिक्यूल का, अब समझ में आ गया वर्तिका? सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अब समझ में आया पूरा? आपने देखा आपको एक सॉल्यूशन मिला था, बट क्रोमेटोग्राफी पेपर के थ्रू आपको पता चल गया कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशन हैं, 1, 2, 3 और 4 चीज़ों के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। चाहे आपके गुरुजी बताएं या ना बताएं, आप बता दोगे। बताओ, समझ में आया सबको? अब आया समझ में? अभी इसको मैं पूरा बता देता हूँ थोड़ा सा, पहले मुझे कमेंट करके लिखे रहो, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, नाउ लिसन। अब देखो क्या हुआ। अब तुम कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, अब हमें आरएफ वैल्यू के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, आरएफ वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मेन एक्सिस से, मेन जगह से आपके एक मॉलिक्यूल ने कितना ट्रेवल किया, वो उसमें से 10 को भाग दे दीजिए, टोटल सॉल्यूशन के अमाउंट से भाग दे दीजिए, लेंथ से भाग दे दीजिए। तो जैसे ऑरेंज वाला था, इसने 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ब्लू वाले ने 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ग्रीन वाले ने 6 किया, रेड वाले ने 7 किया। हर किसी का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसकी आरएफ वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले 4 लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई मॉलिक्यूल्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, इन जार, ऐसा कुछ करके रहता है, देख लेना उसको। 10 से हमने इसको क्या कर दिया, भाग दे दिया।
जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसकी आरएफ वैल्यू होगी। तो हर एक मॉलिक्यूल की आरएफ वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती। सिंपल था ना, बिल्कुल आसान था कि नहीं था। अब आपकी फोटोसिंथेसिस वाली लाइनें देखो, अब फोटोसिंथेसिस वाली लाइनें देखोगे आप केवल, अब आपको देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लुक एट दिस, यहां कहते हैं कि सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप क्या कर सकते हो कि जो पिगमेंट्स हैं, आप किसी भी प्लांट के पिगमेंट को पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अलग कर सकते हो। क्योंकि भाई आपको पता लग जाएगा ना कि किसमें कैरोटिनॉइड है, किसमें जेंथोफिल है ना, अलग अलग कलर पिगमेंट देगा। और जैसे ही वो अलग कलर का पिगमेंट देगा आपको पता भाई अगर आपको मैं एक सॉल्यूशन दे दूं ग्रीन कलर का, तो जरूरी थोड़ी ना उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही है ना मेरे भाई, हो सकता है उसके अंदर फ्यूकोजेंथिन भी हो, बट फ्यूकोजेंथिन का अपना एक कलर होगा ना। और जब पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें वो कलर देखने को मिल जाएगा, हम इजीली पहचान जाएंगे भाई साहब ये तो हमारा फ्यूकोजेंथिन है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। अगर हमें रेड एल्गा कहते हैं तो रेड एल्गा पिगमेंट अलग होता है ना, रेड कलर होने का। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अलग है, वो फोटोसिंथेसिस में काम करता है, बट रेड एल्गी होने का एक पिगमेंट होगा ना, वो पिगमेंट आपको पकड़ना है। वो कलर रेड एल्गी, अगर वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो रेड कलर आ गया, ओ माय गॉड रेड कलर आ गया, चलो ठीक है भाई साहब इसके अंदर वो वाला केमिकल है, मतलब इसके अंदर वो वाला पिगमेंट है। यही चीज कहता है कि क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप जो है किसी भी कलर को, पिगमेंट को आप पहचान सकते हो। पहली चीज आपको सेपरेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा क्रोमेटोग्राफी का काम सेपरेशन का होता है। A chromatographic separation of the leaf pigment show that the color that we see in leaf is not due to single pigment। आ गई जब आप बात समझ में ना, कि आप गुरुजी कितना भी बोलें कि भैया ये सॉल्यूशन लो इसी के कारण लीफ का पूरा कलर ग्रीन है, ना बाबा ना। क्योंकि इस लीफ के अंदर तो सारे सॉल्यूशन है ना, जो आपके पौधों को कलर भी कर रहे हैं, लीफ को कलर कर रहे हैं, क्यों कौन से कलर का होना है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो आपको कोई भी प्लांट का, आपको कोई भी केमिकल आपको उठा के दे कोई, तो आप उसको बड़े इजीली तरीके से पता लगा सकते हो कि कौन कौन से पिगमेंट इसके अंदर हैं। जैसे मान लो अगर आपको कोई एक चीज़ दे देता है तो आप क्या करोगे, ड्यू टू 4 पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, जो कि बेसिकली ब्राइट और ब्लू ग्रीन से आपको क्रोमेटोग्राम में दिखाई देगा। क्लोरोफिल बी जो है वो आपको उस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे ग्रीन कलर का दिखाई देगा, येलो एंड ग्रीन दिखाई देगा। और जेंथोफिल आपको येलो दिखाई देगा, कैरोटिनॉइड आपको थोड़ा सा येलो टू येलो ऑरेंज दिखाई देगा। ये आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में दिख जाएंगे इसी तरीके से। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस सर ये हमारा जो है कौन सा पिगमेंट है, क्योंकि हर पिगमेंट का कलर है ना। तो जब आप क्रोमेटोग्राफी करोगे तो हर पिगमेंट अलग अलग लोकेशन पे आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से लोकेशन पे कौन सा पिगमेंट आपका मौजूद है। और इससे आप क्लियर कर सकते हो कि एक लीफ के अंदर कई पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात, सबको मेरी बात एकदम क्लियर हुई, एकदम क्लियर हुई मेरी बात, पानी की तरह साफ हुई कि नहीं, पहले बताओ ये चीज़ हमें। एकदम अच्छे से हर बच्चे को समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, बताओ। अगर अभी भी ये लाइन में आपको प्रॉब्लम है, इस लाइन में अगर आपको दिक्कत है, तो आप बिल्कुल बेशक तौर पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई थिंक अभी देखो इतनी लाइन थी, बट यार बताना ज़रूरी था, वरना ये लाइन आप कैसे सेपरेट करते हैं ऐसा आप नहीं बता पाते। फिर मैं कहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, तो भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो फिर आपका दिमाग घूमता, आप जा गूगल करते, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप एक पिगमेंट, 2 पिगमेंट, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो आप उनको सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, और बता सकते हो कि कौन से पिगमेंट का कितना क्या फंक्शन है, कैसा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको दूसरे ग्राफ की तरफ ध्यान देना है। तो पहले ग्राफ के अंदर ये बता दिया गया कि भाई कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, बट अभी पहला ग्राफ एक्सप्लेन नहीं है, ये पहले ग्राफ के बारे में ये नहीं था। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि पहला ग्राफ ये नहीं शो कर रहा है, जो ये पॉइंट है इसके लिए कोई भी ग्राफ किताब में नहीं शो किया है। बस इसका बताने का मतलब ये है कि प्लांट के अंदर इतने पिगमेंट हमारे होते हैं। अब मिलेनिन का पता कर सकते हैं, अब देखना पड़ेगा उसके लिए यार, ठीक है।
बट देखना पड़ेगा कि मिलेनिन का कलर जो होता है वो अपीयरेंस वैसा टाइप का कुछ पिगमेंट होता है कि नहीं होता है, वो देखना पड़ेगा मुझे। अभी मैं इससे कोई भी राय नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ ये है कि आप, हाँ हर चीज़ का किया जाता है, ऐसा नहीं कि कर सकते हैं, हर चीज़ का किया जाता है। देखो बात ये होता है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इस पेपर की खासियत ये होती है कि अंदर से पोरस होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर। जैसे आप जब कॉटन का कपड़ा देखो, जैसे आप अगर टेरिकॉट देखो, तो अब पता नहीं टेरिकॉट को क्या कहते हैं कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर अगर आप टेरिकॉट के कपड़े देखो उसमें आपको थ्रेड्स दिखाई नहीं देंगे, स्पेस नहीं दिखाई देंगे थ्रेड्स के बीच में। बट वहीं पे अगर आप कॉटन के कपड़े देखो तो उसमें क्या होंगे, आपको स्पेसेस दिखाई देंगे। तो ये जो पेपर होता है ना, इसके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जहाँ से मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो थोड़े धीमे से ट्रैवल करते हैं, जो थोड़े से छोटे पतले होते हैं वो थोड़ा सा फास्टली ट्रैवल करते हैं। तो ये सेपरेशन के लिए काम में आता है। बट इससे अगर आप बोल दो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये जीत गया रेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे रेस जीतने से मतलब नहीं है, वहाँ पे केवल सेपरेशन के लिए यूज़ किया था कि आप जान लो कि भाई कितने टाइप के इस सॉल्यूशंस के अंदर मटेरियल्स हैं। अननोन सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं कॉलेज के अंदर, हम लोगों को याद आ रहा है, धीरे धीरे मुझे सब याद आता है बट काफ़ी धीरे याद आता है, यही दिक्कत है। अननोन सॉल्यूशन हमको दिए जाते थे और बताने होते थे कि इसमें कितने टाइप के सॉल्यूशंस हैं, और फिर उसके बाद हर एक किताब का, हर एक सॉल्यूशंस के कलर का नाम होता था, एंड आइडेंटिफाई देम कि विच कलर आर एंड आर एफ वैल्यू वगैरह उस समय मुझे नहीं आती थी, आज आने लगी है, और आज क्या मैं अभी आने लगी है, ठीक है, आपको पढ़ाते वक्त। तो ऐसा मुझे याद आता है, मतलब काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें दबी रह जाती हैं। अब आर एफ वैल्यू मुझे बीएससी में तो नहीं आती थी, मुझे ये आई थी बीएससी थर्ड ईयर वर्ड ईयर के अंदर में ये आई थी, और शायद नेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे मैं ये मेथड बायोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आता बहुत ज़्यादा है सवाल। बट मेरा कोई ऐसा बहुत ही खास इस चीज़ों में रुचि नहीं है, जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, जानता हूँ, एसडीएस पेज, आरएफ एलपी, ये सब चीज़ें किया हुआ है जा करके, हाँ हैंड टू हैंड, तो ये सब चीज़ें पता है। बट क्रोमेटोग्राफी वगैरह बहुत रेयर होता है, पेपर वगैरह कोई नहीं कराता, ये सिंपल मैकेनिज्म होता है, इसको बच्चा भी कर लेगा, तो इसको इतना बहुत ही खास बहुत वो नहीं। हाँ टाइम टेकन होता है, आपको ये जितना कम लगता है टाइम टेकन खूब होता है, 7-8 घंटे लग जाते हैं इसको होने में। तो हम लोग लैब के अंदर काफ़ी मेहनत किया करते थे, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत किया करते थे यार, क्या बताएं, मतलब हमें तो लैब के बाहर ही बैठाया जाता था। बाकी जूलॉजी में बड़ी बड़ी दुर्गति थी हमारी जो है। खैर चलो आगे चलते हैं, इस पे सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। नहीं, इससे क्वालिटी नहीं पता की जाती। देखो यही चीज़ तो मैंने आपको समझाया कि इससे आप क्वालिटी नहीं पता करते हो, इससे आप बस ये पता लगा सकते हो कितने टाइप्स के हैं। इट्स अ सिंपल क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर आप क्वालिटी को नहीं पता लगा सकते हो, पहली चीज़ तो ये। हाँ आप बस इतना पता लगा सकते हो कि कौन पतला है कौन मोटा है, बस थोड़ी प्रॉपर्टीज जान सकते हो। बट अगर आप बोलोगे कि यार ये लाइफ अगर ना, ऐसी चीज़ों, ये क्वालिटी को पता लगाता ही नहीं। पहली चीज़ तो आपको दिमाग में यही बना लेना कि क्वालिटी के लिए इसका कोई भी इश्यूज़ नहीं है, कोई दूसरा रीज़न नहीं, बस सेपरेशन एक रीज़न है। और सेपरेशन भाई सिंपल क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर कोई सेल नहीं है जो आपको आइडेंटिफाई करेगा, नहीं भाई तुम बहुत अच्छे हो, नहीं भाई तुम बहुत बुरे हो, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं है। चलो हम लोग नीचे की लाइनों को क्लियर करते हैं। पिगमेंट आर एब्जॉर्ब दैट आर कैन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। यहाँ पे फिर वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वाला पूरा कॉन्सेप्ट, वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको जाइएगा घर पे बढ़िया से पढ़िएगा। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वाला, कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है, वहाँ पे सवाल भी आपसे पूछा है 13 वाले इसमें पूछा हुआ है कि कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल आर सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस। क्या आप बता सकते हो कि कौन से वेवलेंथ पे आपकी जो लाइट है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाता है। यस भाई बिल्कुल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपको ब्लू लाइट और रेड लाइट में, या फिर 400 नैनोमीटर्स एंड 650-700 नैनोमीटर पर सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन शो करता है। डज इज शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एंड एनी अदर वेवलेंथ टू यस, इफ यस विच वन। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो दो जगह पे पीक दे रहा है, एक आपका 400 पे दे रहा है एंड द सेकेंड वन इज 700 पे आपका बेसिकली ये दे रहा है। तो आपको ये बात तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा
कि कहाँ कहाँ पे इसका पीक आपको देखने को मिल रहा है। तो यस, बेशक तौर पे वो दो जगह पे आपको पीक दे रहा है, केवल एक जगह पे वेवलेंथ की पीक हमें अपीयर नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि भाई अगर आप ग्राफ, ये ग्राफ ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ ए की बात थी। नाउ द ग्राफ बी की बात, ये देखिए क्या करते हैं, कहते हैं कि ग्राफ बी में ये बताया गया है शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन अ प्लांट। कहते हैं कि बताना है कि आपको बताना है कि किस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेट आपको देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, वो देख के बताना है। तो वहाँ पे कहते हैं कि कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट रीजन, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है वो रीजन है ब्लू लाइट में और रेड लाइट वाले रीजन में। ऑल्सो सो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये किससे पता लगाया था, ये इन्होंने ऑक्सीजन के रिलीज से पता लगा लिया था कि किस जगह पे फोटोसिंथेटिक रेट हाई होती है, क्योंकि दोनों जगह पे जहाँ पे आपकी ब्लू लाइट होती है वो और जहाँ पे आपकी रेड लाइट होती है वो, ये दोनों रीजन पे आपको पीक सबसे ज़्यादा टॉप पे दिखाई दे रहे थे, फोटोसिंथेटिक रेट आपको सबसे ज़्यादा हाइयर दिखाई दे रहे थे। वो इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मोस्टली लाइट इनटू द रीजन ऑफ 400 नैनोमीटर्स एंड द 680 to 700 नैनोमीटर एंड रिलीज मोर ऑक्सीजन बिकॉज मोर फोटोसिंथेसिस अकर, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक ये हो गया। एंड द सी नंबर वाले ग्राफ के बारे में इनका कहना ये है, वही सारी चीज़ें हैं कि भाई साहब जो वेवलेंथ है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सिंपली आप इसको जाकर के घर पे ये पूरे पॉइंट को आज पढ़िएगा और एक नज़र में इस ग्राफ को तैयार रखिएगा, कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चंस कभी ध्यान गलत नहीं करवा सकता। तो इस ग्राफ को ध्यान में रखिएगा और ग्राफ में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ग्राफ में अगर आप ऑक्सीजन वाले को देखेंगे इसको और इसको, तो ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है। तो ये कह सकता है कि ऑक्सीजन रिलीज का जो ग्राफ है और लाइट एब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सिमिलर है, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ये है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। एब्जॉर्प्शन का ग्राफ आपको नीचे है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे लाइन में शो किया हुआ है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो ग्राफ है और जो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है वो आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है, ये देख लो आप, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का और एब्जॉर्प्शन का ग्राफ दोनों सिमिलर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही वो लाइट है जो आपको बेसिकली एब्जॉर्ब करता है और कौन कौन से नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है वो नीचे आपके लिखा हुआ है। सभी बच्चों को ये ग्राफ, ये कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर था इस पेज का। नेक्स्ट वाले पे हम लोग मिलेंगे आपसे लाइट रिएक्शन को लेकर के और हम लोग इसके बारे में डिटेल शुरू करेंगे कि क्या होता है एंटीना मॉलिक्यूल, LHS क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर वगैरह के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। सभी को आज ये वाला चीज़ समझ में आया? सभी बच्चों को बताओगे भाई? सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक मेरे हिसाब से नीट को ये सोचना चाहिए कि ऐसे रीजन से क्वेश्चंस और भर भर के दे, अच्छी चीज़ें होती हैं यार ये सब। ओके ठीक है।